नमस्कार बच्चों, आइए मैं घनश्याम दुबे आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में वेन डी ग्राफ जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। आपको ये जानना चाहिए कि वेन डी ग्राफ जनरेटर क्या है और इसको क्यों यूज़ करते हैं, क्यों बनाया गया है। दूसरी चीज़, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसकी वर्किंग क्या है। देखिए, हम कभी भी कोई डिवाइस तैयार करें, जब भी कोई डिवाइस तैयार करें तो ध्यान रखें, कुछ फैक्ट्स दिमाग में रख लें, उसी के बेस पर इसको प्रिपेयर किया जाए। पहला पॉइंट क्या है कि उस जो भी डिवाइस को आप पढ़ रहे हैं उसको डिस्कवर किसने किया है, बनाया किसने है, डिवाइस्ड किसने किया है, यानी किसकी वो देन है, किसका योगदान है। पहली चीज तो हमें ये बताना चाहिए कि वेन डी ग्राफ जनरेटर किसने बनाया। दूसरी चीज, बनाया है तो क्यों बनाया, इसकी जरूरत क्या है, ये क्या काम करता है, हम दूसरा पॉइंट ये देखेंगे। तीसरा पॉइंट हमें ध्यान रखना है, प्रिंसिपल इसका क्या है, यानी किस प्रिंसिपल पर ये बेस्ड है, कौन सी फिजिक्स का फिनोमिना है जिस पर ये अप्लाई किया गया है, जिसका ये यूज करता है। इसके अगले पॉइंट पे हम आते हैं कंस्ट्रक्शन पर। कोई भी डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट या ऑपरेटस बनाया जाता है तो उसकी कंस्ट्रक्शन यानी कि रचना हमको पता होनी चाहिए कि जरूरत क्या है, कैसी उसकी रचना है, और सबसे लास्ट में उसकी क्रियाविधि यानी वर्किंग। तो आइए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेन डी ग्राफ जनरेटर। इंग्लिश में हेडिंग डालें तो ऐसे डालेंगे वेन डी ग्राफ जनरेटर, और हिंदी में अगर डाल देंगे तो ऐसे लिख देंगे वेन डी ग्राफ जनित्र। तो आइए हम लोग वेन डी ग्राफ जनित्र पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज, इसको किसने बनाया है, ठीक है, हम इस पर बात करते हैं। तो अगर आप नोट्स बनाना चाहें ना तो अपना नोटबुक निकालें, पेन निकाल के तैयार हो जाएं। सबसे पहले पॉइंट पे हेडिंग डालें। अब हम सबसे पहले एक लाइन लिखने जा रहे हैं कि वेन डी ग्राफ किसने बनाया। तो एक्चुअल में एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम वेन डी ग्राफ है, उन्हीं ने इस डिवाइस को बनाया है, इसी वजह से इसका नाम वेन डी ग्राफ जनित्र या जनरेटर पड़ा है। तो हम कहेंगे इस युक्ति को, इस डिवाइस को, कुछ भी कह सकते हैं आप, इस उपकरण का निर्माण, इस उपकरण का निर्माण वेन डी ग्राफ ने ही किया था, वेन डी ग्राफ ने किया था। तो आपका पहला पॉइंट ये तैयार हो गया कि हम लोग, है ना, इसकी कंस्ट्रक्शन किसने की, किसने बनाया है। इसके बाद क्यों बनाया, क्वेश्चन ये बनता कोई भी डिवाइस क्यों बनाई गई, ये तो हमें पता होना चाहिए ना। तो ध्यान रखिएगा, हमें इस डिवाइस के हेल्प से हाई पोटेंशियल, उच्च विभव, उच्च वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने में मदद मिलती है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या कोई आयन है, उसे हम बहुत तीव्र गति देना चाहें, बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करना चाहें, बहुत अधिक वैद्युत क्षेत्र के द्वारा उसे त्वरित करना चाहें, तो इस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यह डिवाइस काम क्या करती है, उच्च विभव और उच्च तीव्रता को जन्म देने के लिए या उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जाती है, जिसके माध्यम से हम किसी आयन को, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि को त्वरित कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट, इसका उपयोग क्या है, देखें, इस उपकरण की सहायता से, इस उपकरण की सहायता से उच्च विभव व वैद्युत क्षेत्र, ये वैद्युत क्षेत्र का मतलब उच्च वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है। ये एक पॉइंट आ गया आपका कि इसका उपयोग क्या है, कौन से आयंस होंगे जिनको इसको त्वरित के द्वारा त्वरित किया जा सकता है। देखिए, दूसरी चीज, इसकी सहायता से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयन आदि, कोई भी आयन हो, को त्वरित किया जा सकता है, त्वरित किया जा सकता है। ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया कि इसका यूज कहां कहां हो रहा है। तो हम जान गए किसने बनाया, हम जान गए क्यों बनाया। अब हम जानना चाहते हैं कि यह उपकरण किस सिद्धांत पर आधारित है, किस सिद्धांत पर
बेस्ड है। तो चलिए हम इसकी बात करते हैं। सिद्धांत, अगला पॉइंट हमारा आता है सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब प्रिंसिपल कहेंगे इंग्लिश में। प्रिंसिपल की स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, ये वाली है PLE। अगर आप PAL लिख देते हैं तो प्रधानाचार्य होता है, और PLE है तो ये सिद्धांत होता है। तो प्रिंसिपल क्या है इसका, हम इसकी बात करते हैं। वैन डी ग्राफ जनरेटर का सिद्धांत क्या है? तो वैन डी ग्राफ जनरेटर दो बातों पर बेस्ड है, यानी इसके सिद्धांत के लिए दो फैक्ट पता होने चाहिए। तो हम कहेंगे यह उपकरण निम्न दो तथ्यों पर आधारित है। तथ्यों पर आधारित है। अब बात आती कौन से दो तथ्य हैं, उन पे बात करते हैं। तो पहला तथ्य सुन लीजिएगा, पहला फैक्ट जो है वो क्या है। तो देखिए जो वैन डी ग्राफ जनरेटर है, यहां पर हम आवेश घनत्व का, आवेश पृष्ठ घनत्व के सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि कोई वस्तु गोली आकार की है, गोलाकार है, तो गोल आकार की वस्तु के लिए अगर हम बात करें तो उसका विभव का सूत्र क्या होता है। देखिए किसी गोलीय चालक का विभव, पीछे हम पढ़ा चुके हैं आपको विभव निकालना गोलीय चालक का। गोलीय चालक का विभव का सूत्र होता है 1/4πε0 Q/r। ये r क्या है, उस गोले की त्रिज्या है। यहां से आप चाहें तो Q निकाल सकते हैं। देखें कैसे, Q बराबर 4πε0 × r। एक बात, किंतु पूरे गोले के पृष्ठ पर ही आवेश वितरित होगा। तो हम आवेश पृष्ठ घनत्व की बात करें तो क्या निकलेगा, देखो आवेश पृष्ठ घनत्व, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं और Q/A होता है। पढ़ा होगा आप लोगों ने, पीछे पढ़ा चुका हूं मैं एक वीडियो में, है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सब पढ़ाया है ना। तो इसी में आवेश पृष्ठ घनत्व की बात कर रहा हूं मैं। आवेश पृष्ठ घनत्व को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, वो Q/A होता है। A माने होता है क्षेत्रफल, तो गोला है, गोले के ऊपर आवेश वितरित है, और गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। तो यहां पर अगर आप रखेंगे, देखिए तो सिग्मा बराबर Q/4π और r²। अब ये Q वाला मान यहां रख दिया जाए समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 व 2 से तो फिर देखिए सिग्मा का मान क्या प्राप्त होने वाला है। Q के स्थान पे क्या रख रहा हूं मैं, 4πε0 और r, 4πε0 और r, और यहां पर देखिए पहले से क्या रखा है 4πr²। इसको कैंसिल करिए आप जरा, देखिए सिग्मा बचा क्या है कुल मिलाकर के, ε0 बचा ऊपर, देखो अपान में क्या बचा है r, एक r कैंसिल हो गया ना। तो हमें कुल मिलाकर एक बात पता चली कि जो सिग्मा है या सरफेस चार्ज डेंसिटी है गोले की, है ना, वो किस पर निर्भर कर रही है, त्रिज्या पर। कैसे कर रही है, 1/r इसके प्रोपोर्शनल है, 1/r, यानी त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती है। तो अब अगर हम माने कि कोई गोला है जिसकी त्रिज्या बहुत छोटी है, यानी अगर किसी चालक पर नोक जैसी बना दी जाए, देखिए कंघे की नोक होती है या किसी सरिया वगैरह में, रॉड वगैरह में एक नोक होती है कि नहीं, ये मान लो कोई चालक है, इस चालक की केवल हम नोक की बात कर रही है, पॉइंट टिप। तो इस नोक की अगर हम त्रिज्या आपसे पूछे कितनी होगी, अगर कोई धारदार नोकदार तीर है जैसे, तो तीर के नोक की त्रिज्या कितनी होगी, नोक को गोल मान लिया तो एक बिंदु की तरह काम करेगा। तो ध्यान रखिएगा किसी तीक्ष्ण चालक, ध्यान रखिएगा मैं तीक्ष्ण यूज कर रहा हूं, तीक्ष्ण का मतलब शार्प, शार्प मतलब नोकदार। तो किसी तीक्ष्ण चालक, ध्यान रखना, की त्रिज्या, अगर हमने तीक्ष्ण चालक माना है तो ध्यान रखिए त्रिज्या को हम बहुत छोटा मानेंगे, लगभग 0। ध्यान से समझिएगा, इसी जगह मेन फैक्ट बताने वाला हूं मैं। तो जब त्रिज्या 0 के आसपास आ जाएगी, देखिए ये तो सब आप नोट भी कर चुके होंगे, त्रिज्या को अगर हम 0 मान लेंगे, देखिए तीक्ष्ण चालक के लिए r goes to 0, r बहुत छोटा है, 0 है।
तो अगर r को शून्य मान लिया जाए तो देखिए सिग्मा का मान क्या आएगा 1/r, यानी कि सिग्मा 1/r अगर हो जाएगा तो यानी 1/0, तो सिग्मा फिर क्या बन रहा है इनफाइनाइट यानी अनंत। सिग्मा का मान अनंत आ गया। इससे एक बात स्पष्ट हो गई कि नोकदार जो चालक होगा उसकी नोक पर बहुत ज्यादा आवेश पृष्ठ घनत्व होगा, और बहुत ज्यादा अगर आवेश इकट्ठे हो जाएंगे और जगह है कम तो अपने आप वायु में तैरने लगेंगे, वायु में फिसलने लगेंगे, वायु में आकर उतराने लगेंगे। यानी कि इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि नोकदार चालक से आवेशों का विसरण, विसरण मतलब होता है हवा में उतरना, आवेशों का वितरण सुगमता पूर्वक होता है या प्राथमिकता के आधार पर होता है। तो हम कह सकते हैं अतः तीक्ष्ण चालक की नोक से आवेश का विसरण को हम लोग डिस्चार्ज कहेंगे। जैसे स्पार्किंग होती है आप उस तरह से मान लीजिएगा। तो आवेश का विसरण यानी डिस्चार्ज प्राथमिकता के साथ होता है, प्राथमिकता के साथ होता है। तो ये बात हमने आपको पहला फैक्ट बताया है। वैन डी ग्राफ जनरेटर के सिद्धांत का पहला तथ्य है ये। वैन डी ग्राफ जनरेटर में दो तथ्य हम आपको पढ़ाएंगे। फर्स्ट फैक्ट ये पूरा हुआ, यानी एक अगर साधारण भाषा में बात करूं तो अगर कोई नोकदार कंडक्टर है जिसमें एक पतली सी नोक निकली हो तो उस नोक से बहुत आसानी से आवेशों का विसरण कराया जा सकता है, यानी कि आवेश डिस्चार्ज होने लगते हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैं समझाना चाहता हूं। देखिए कभी ध्यान रखिएगा, बड़े बड़े आपने ईंट के भट्टे की चिमनी देखी हो तो उसके ऊपर एक नोकदार कोई ना कोई चालक बना होता है जिसमें ओम लिखा होगा, है चांद सितारा बना होगा, त्रिशूल जैसी आकृति होगी। या बड़े बड़े टावर पे कभी देखिएगा एक अलग से नोकदार चालक बांध दिया जाता है। वो चालक क्यों बांधा जाता है, कारण क्या? देखिए जब भी बिजली गिरती है, बिजली का मतलब हमारा कहने वाला आसमानी बिजली, जिसको हम लोग थंडर वोल्ट बोलते हैं, तड़ित झंझा। थंडर वोल्ट मतलब तड़ित झंझा, ये हिंदी में कहते हैं। तो जब थंडर वोल्ट होता है यानी बिजली गिरती है, तो बिजली जब गिरती है तो लाखों वोल्ट उसमें विभव होता है। जो आसमान में बादल टकराते हैं उनसे बिजली पैदा होती है तो उससे आवेश आते हैं, तो उसमें लाखों वोल्ट का विभव होता है, लाखों वोल्ट। इतना ज्यादा आवेश उसमें होता है कि यदि किसी बिल्डिंग पर गिर जाए तो बिल्डिंग ध्वस्त हो सकती है, डैमेज हो सकती है। ऐसे ही देखिए पेड़ों पर कभी बिजली गिरती तो पूरा पेड़ फट जाता है। तो उसके इतने ज्यादा हाई वोल्टेज से बचने के लिए बिल्डिंग के ऊपर जो अच्छी बिल्डिंग बनती, बड़ी हैवी हाई बिल्डिंग बनती है, हाई राइज बिल्डिंग, उनके ऊपर एक नोकदार, ध्यान रखिएगा, एक ऐसे कंडक्टर लगा दिया जाता है। ऐसे नोकदार आपने कहीं देखा होगा, कहीं ना कहीं नोकदार ऐसे बिल्डिंग के ऊपर ऐसे कंडक्टर लगा होता है, चालक लगा होता है। ये इसलिए लगा होता है क्योंकि नोकदार कंडक्टर की खासियत क्या है कि ये आसानी से इलेक्ट्रॉनों को मतलब आवेश को डिस्चार्ज कर सकता है, आवेश को हवा में तैरा सकता है, और मिलने वाले आवेश को एक साथ समेट भी उतनी तेजी से लेता है, घसीट भी लेता है। अगर मान लीजिए बहुत से आवेश अचानक आए तो ये सब आवेश ऐसे होकर के कुल मिलाकर सभी आवेश प्लस माइनस जो कोई है वो सब इसकी नोक पर आ जाएंगे, इस चालक की नोक पर आ जाएंगे। और नोक का सीधा धीरे धीरे अंदर कनेक्शन होता है, यहाँ अर्थ में अर्थिंग दे दी जाती है बिल्डिंग के नीचे। अगर ये बिल्डिंग है, मान लो को हाई राइज बिल्डिंग है कोई, और इस पे तड़ित झंझा लगा दिया, एक नोकदार कंडक्टर लगा है, देखिए, तो ये जितने भी आवेश है वो धीरे धीरे, और चूंकि नीचे जमीन से उस कंडक्टर का कनेक्शन होता है, अर्थिंग बना देते हैं, नीचे जमीन में गहराई में गाड़ देते हैं, तो पूरे आवेश सीधे कहाँ चले जाते हैं, जमीन में, और बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो कंडक्टर थंडर वोल्ट से बचाने के लगाया जाता है वो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि नोकदार कोई भी कंडक्टर हो आसानी से आवेशों का हवा में विसरण कर देता है और हवा से आसानी से उनको प्राथमिकता के साथ अपने द्वारा खींच भी लेता है। ठीक है, तो ये पहला सिद्धांत का पहला फैक्ट हुआ। मैं वैन डी ग्राफ जनरेटर का सिद्धांत पढ़ा रहा हूं, उसमें दो फैक्ट मैंने कहते हैं आपसे कि दो तथ्य हैं जिन पर यह सिद्धांत आधारित है। तो पहला तथ्य पूर्ण हुआ। अब हम दूसरे तथ्य पर जा रहे हैं। दूसरा तथ्य भी विभव के द्वारा समझ में आएगा आपको। इसमें हम क्या मानेंगे, दो खोखले गोले मान लें आप,
जिनका केंद्र एक ही है। देखिए कुछ इस तरीके से, एक ये और एक ये, दो खोखले गले हैं, दोनों पे आवेश आप चलिए इस पे स्मॉल क्यू आवेश है और इस पर कैपिटल क्यू आवेश है। वो प्लस माइनस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, मैंने फिलहाल ऐसे मान लिया है। हम ये जानना चाहते हैं, ये केंद्र है दोनों का, इसकी त्रिज्या को आप स्मॉल आर ले लीजिए, इसकी त्रिज्या को कैपिटल आर। हम ये जानना चाहते हैं कि इस छोटे वाले गोले के अंदर यहाँ पर विभव कितना होगा और यहाँ पर विभव कितना होगा, दोनों को हम अलग अलग फाइंड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इस गोले का नाम छोटे वाले का ए दे दीजिएगा और बड़े वाले गोले का नाम बी कह दीजिएगा। तो हम VA पर सबसे पहले निकालना चाहते हैं वोल्टेज ए गोले पर, इसकी सतह पर कितना विभव होगा। तो इसकी सतह पर विभव निकालने के लिए ध्यान रखिए दो चीजें यहां जरूरत पड़ेंगी, दो परिणाम चाहिए। पहला तो ये खुद एक गोला है, इस गोले पर कितना आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, इसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर है। तो किसी गोले की सतह पर अगर हम विभव ज्ञात करें तो सूत्र होता है 1/4πε0 और उसका जो आवेश है और उसकी जो त्रिज्या है। तो इस खुद के इस प्लस क्यू आवेश के कारण जो स्मॉल क्यू है, इसके कारण इस गोले का विभव VA का कितना होगा, वो इतना होगा। लेकिन बाहर के इस आवेश के कारण भी विभव होगा। ध्यान रखिएगा, कोई खोखला गोला है अगर चालक है तो उसके अंदर विभव नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। कितना नियत रहता है भी समझ लीजिएगा, जितना बड़े चालक की सतह पर होगा विभव, उतना ही विभव अंदर किसी भी बिंदु पर मिलेगा, हर जगह बराबर मिलेगा। इस चालक की सतह की बात करें तो इस चालक की सतह पर विभव कितना होगा, वो होगा 1/4πε0 Q बटे कैपिटल R। वही यहां अंदर के बिंदु पर काम करेगा। तो अगर हम आंतरिक गोले पर विभव ज्ञात करें तो उसका ये परिणाम प्राप्त हुआ। ध्यान रखिएगा इस बात को, यहां जो A बिंदु है, ये A बिंदु मान लीजिए, ये A बिंदु मान लीजिए। इस गोले की सतह पर अगर विभव निकालना है तो खुद के कारण विभव और प्लस इस बाहर वाले गोले की अंदर विभव, बाहर वाले गोले के अंदर अगर हम विभव प्राप्त करें तो वो नियत रहता है, वो उतना ही होता है जितना इसकी सतह पर होता है। तो इसलिए दोनों का एक साथ समीकरण कर दिया गया है। आइए अब हम गोले बी की बात करते हैं। इस पर कितना विभव है, देखो इस गोले पर, यहाँ पर, इसके लिए खुद का अपना विभव तो होगा ही होगा। तो खुद की सतह के लिए अगर हम सॉल्व करते हैं तो यही सूत्र आता है 1/4πε0 कैपिटल Q अपान कैपिटल R। लेकिन इसके अंदर जो गोला है, अगर उस गोले से बैठकर देखा जाए तो ये वाला बिंदु उस गोले के लिए बाह्य बिंदु है। अगर हम इसे बैठकर ऑब्जर्व कर रहे हो बिंदु A पर, तो A के लिए बिंदु B क्या है, बाहर स्थित है। तो किसी गोले से बाहर बिंदु के लिए अगर हम सूत्र प्रयोग करें तो ध्यान रखिएगा आवेश उस गोले का होगा, लेकिन दूरी बाहर वाले तक की लेनी पड़ेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1/4πε0 स्मॉल q बटे कैपिटल R। अगर ये पॉइंट्स कम समझ में आ रहे हों तो मैंने एक पोटेंशियल वाले में, वोल्टेज वाले में एक टॉपिक डिस्कस किया हुआ, पढ़ा हुआ, यूट्यूब में आप देख सकते हैं, पोटेंशियल एट कोसेंट्रिक स्फीयर्स, वहां पर मैंने ऐसे डिस्कस किया हुआ है, तो आप वहां से समझ सकते हैं। कुल मिलाकर दोनों गोलों पर हमने विभव प्राप्त कर लिया है। अब इन दोनों के बीच हम विभव में अंतर प्राप्त करने जा रहे हैं, यानी विभवांतर यदि हम कहें कितना होगा तो देखें, विभवांतर VA माइनस VB। अगर आप VA माइनस VB कर रहे हैं, देखिए तो ये तो ऐसे ही लिखा और माइनस इसमें लगा दिया, तो देखिए कौन सा पॉइंट कट रहा है इनमें से, देखिए कैपिटल Q बटे R यहाँ भी है, कैपिटल Q बटे R यहाँ, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, जब VA माइनस VB करोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला हिस्सा बचेगा 1/4πε0 इन दोनों में है, स्मॉल q भी दोनों में है, कॉमन ले लीजिए। अंदर बचा क्या, 1/r बचा और 1/R बचा। ये विभवांतर आया। विभवांतर एक बात स्पष्ट कर रहा है, देखिए VA माइनस VB का मान हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि इस चार्ज को तो पॉजिटिव माना ही मैंने अंदर के बिंदु पर। ये स्मॉल r, ध्यान रखिएगा, जो स्मॉल r है वो लेस देन कैपिटल R है कि नहीं, बताओ। अगर ये छोटा है तो भाग देंगे तो इससे आंसर बड़ा आएगा, और ये बड़ा है तो इसका आंसर छोटा आएगा। सबट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा। इसका मतलब ये पूरा रिजल्ट पॉजिटिव है। साफ साफ समझ में आ रहा है कि VA का मान VB से बड़ा है, यानी अंदर का विभव सदैव अंदर के गोले का विभव ज्यादा होता है बाहर के गोले की तुलना में। एक बात, दूसरी एक चीज और ध्यान दीजिए, जो ये विभवांतर है ना, ये देखिए कहीं कैपिटल Q पर निर्भर कर रहा है क्या, इसमें कहीं कैपिटल Q आया है क्या, नहीं आया।
इसका मतलब है जो विभवांतर है दोनों गोलों का, जो विभवांतर है वो बाहर के गोले के आवेश पर निर्भर ही नहीं करता है। वो किस पर निर्भर करता है? अंदर के गोले पर आवेश पर। तो अगर बाहर के गोले का आवेश प्लस हो, माइनस हो या ना भी हो, शून्य हो, तो भी तो ये उस पर डिपेंड नहीं कर रहा ना। तो बाहर के गोले को हम कुछ भी आवेश दे दें, भले ही अंदर के गोले से ज्यादा आवेश दे दें आप, तब भी अंदर वाले गोले का विभव ज्यादा होता है, बाहर वाले गोले का विभव कम होता है। यानी आवेश सदैव अगर इन दोनों को एक चालक से जोड़ दिया जाए, एक तार लगा करके, कोई प्रतिरोध लगा करके जोड़ दिया जाए, कोई तार जोड़ दिया जाए दोनों गोलों को, तो ध्यान रखिए अंदर का आवेश धीरे धीरे करके बाहर के गोले पर आ जाता है, क्योंकि आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होता है। यानी उच्च विभव किसका है? अंदर के गोले का, और निम्न विभव किसका है? बाहर के गोले का। तो ध्यान रखिएगा आवेश अंदर से बाहर आ जाएगा, भले ही पहले बाहर आवेश ज्यादा रहा हो, इससे मतलब नहीं है। बाहर आवेश हो ना हो इससे कोई मतलब नहीं, अंदर का आवेश स्वतः ही बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसी को हम दूसरी भाषा में स्किन इफेक्ट भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। यानी चालक पर हमेशा आवेश बाहरी सतह पर होता है, ना कि आंतरिक सतह पर। एक बार पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि जब बिजली गिरती तो कार के अंदर अगर आप हैं तो अंदर ही रहें, क्योंकि अगर बिजली गिरेगी तो आवेश कहां मिलेगा? बाहरी सतह पर, अंदर सतह पर आवेश आता ही नहीं, और अंदर का वैद्युत क्षेत्र शून्य रहता है। इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं, ध्यान रखिएगा। यानी आप बिजली से बच सकते हैं। तो यहां से आपका वैन डी ग्राफ जनरेटर का दोनों प्रिंसिपल के फैक्ट पूरे हुए। यानी वैन डी ग्राफ जनरेटर में सिद्धांत मैंने आपको समझा दिया है। सिद्धांत के बाद जो बात आती है वो रचना पे आती है। सीधा कंस्ट्रक्शन क्या है, इसकी रचना की बात करता हूं मैं, वैन डी ग्राफ के रचना की बात करता हूं। तो अब आप हेडिंग डालेंगे रचना, यानी कि कंस्ट्रक्शन। अब रचना क्या है इस पे देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए रचना बनाने के लिए और समझने के लिए हम क्या करेंगे, दो पुली लेंगे। पुली आपने सुना होगा घिरनी होती है, कभी पुराने समय के कुआं वगैरह देखे हो तो दो ऐसे खंबे होते हैं, उनके बीच में लोहे की रॉड होती है और उसमें एक पहिया गोल गोल लगा होता है लोहे का, उस पर रस्सी करके खींची जाती है, उसको पुली कहते हैं। तो ऐसे दो पुली ले रहा हूं मैं, ये दो पुली हैं, इनके ऊपर एक सिल्क की बेल्ट है। ये ऐसे इन पुली को आपस में अटैच करने के लिए एक बेल्ट का इस्तेमाल किया गया है। ये सिल्क की बेल्ट है, ये दो पुली हैं, ये दोनों पुली। इस पुली का नाम P1 कह दो, इस पुली का नाम, इसको P1 इसको P2 कह दे, बेस्ट रहेगा। ये दो पुली, रचना अच्छे से समझ लीजिए तो याद हो जाएगा। रचना कैसे बनानी है इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। दो पुली बनानी है, एक पुली को P1 कह दीजिए, एक को P2 कह दीजिए। दोनों को आपस में एक धागे द्वारा जोड़ा गया है, एक बेल्ट द्वारा जोड़ा गया है, एक स्ट्रिंग द्वारा जोड़ा गया है जो सिल्क की बनी है। ये किसकी बनी है स्ट्रिंग? सिल्क, यानी कि रेशम, रेशम या सिल्क लिख दें। ये सिल्क से बनी हुई पुली है आपकी, ये मतलब स्ट्रिंग है। ये दोनों पुली हैं आपस में कनेक्ट है। इसके बाद देखिए दो स्टैंड बनाने हैं आपको, इंसुलेटर स्टैंड रहेंगे। ये दो स्टैंड बना लीजिएगा, इंसुलेटर है। इंसुलेटर मतलब है कुछ चालक है ये आपस में। ये चालक स्टैंड नहीं, लकड़ी वगैरह के स्टैंड मान लें आप इनको। ऐसे ऐसे दो स्टैंड हैं, डायग्राम पे ध्यान दीजिए। ये एक स्टैंड है, स्टैंड 1 स्टैंड 2 कुछ भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं। कुचालक आधार, कुचालक आधार या स्टैंड या खंबे या पिलर, इनके ऊपर आप एक अर्धगोलाकार, ध्यान रखिएगा, आधा गोला जैसे कटोरा होता है ना, अर्धगोलाकार ऐसे ऐसे जैसे छतरी होती, छाता होता है, तो अर्धगोलाकार एक चालक है। ये पूरा धातु का बना हुआ है अर्धगोलाकार। इसको पूरा ब्लैक से पेंट कर दें आप ऐसे। ये अर्धगोलाकार है, कोई धातु का ही बना है, कंडक्टर है, चालक है, कुछ भी कह दें। ये अर्धगोला है, ठीक है। पूरा आप ऐसे डार्क ब्लैक करेंगे, है, मैं ज्यादा इंक नहीं बर्बाद करना चाहता हूं। तो इसको जब आप काला कर देंगे पूरा, ये अर्धगोला है, इसे एस कहते हैं। आप क्या कहते हैं? स्फीयर नाम है इसका, अर्धगोला। यहां पर एक कॉम्ब लगा लीजिएगा। कॉम्ब मतलब होता है कंघा, कंघा जैसा ऐसे नोकदार कंडक्टर लगाएंगे इसमें। थोड़ा और नीचे तक ले लीजिए इस पोर्शन को ऐसे। तो यहां पर एक कंघा या कॉम्ब लगा है इस जगह पर, ये कॉम्ब लगा है। कॉम्ब देखिए नोकदार होने का मतलब क्या है, मैंने भी दूसरा जो पहला प्रिंसिपल एक सिखाया था,
जो प्रिंसिपल सिखाया मैंने, जो आपको सिद्धांत बताया, उसमें देखिए पहला फैक्ट क्या बताया था कि अगर कोई नोकदार चालक है तो वह आसानी से आवेश ग्रहण भी करता है और मुक्त भी करता है। इसको C2 बोल दीजिए, कंगा नंबर 2। एक कंगा यहां पर रखिएगा, कॉम नंबर 1, ये भी उसी तरह होगा, नोकदार पूरा चालक है, मतलब धातु का ही है, इसलिए पूरा डार्क कर दीजिएगा। ये C1 का काम करेगा, ये C2 का काम करेगा। ये इस पुली के पास है, ये उस पुली के पास है। इसका कनेक्शन किसी ऐसे स्रोत से करिएगा, ऊर्जा स्रोत से, उसकी धन प्लेट से करिए जिससे इसको धन आवेश मिलने लगे। तो किसी भी बैटरी वगैरह से, डीसी सोर्स से हमने इसका कनेक्शन कर दिया, ये डीसी सोर्स है, कोई डीसी बैटरी वगैरह से जोड़ दीजिएगा इसको, और डीसी का दूसरा हिस्सा जो निगेटिव हिस्सा वो अर्थिंग से जोड़ दीजिएगा, तो आप पाएंगे इस पे धन आवेश आने लगेगा। देखिए इस जगह ऐसे धन आवेश आएगा। अभी मैं इसकी क्रियाविधि बताने वाला हूं, देखते रहिए आप थोड़ा सा। अच्छा, इस वाली पुली दोनों को चलाने के लिए क्या होगा, एक और पुली मोटर से कनेक्ट होगी इस तरीके से, यहां से एक इस जगह पर एक अंदर पुली और ले लीजिए छोटी सी, जो यहां से कनेक्ट है, और इससे होते हुए एक बेल्ट और बढ़ा दीजिए जो मोटर एक लगी होगी उसके पुली से कनेक्ट होगा। यहां पर एक मोटर लगा दीजिएगा, ऐसे मोटर लगी है, कोई उसका पहिया है यहां पर, इस पर ये बेल्ट चढ़ी हुई है। जब ये मोटर घूमेगी तो ये बेल्ट देखो ये ऐसे घूमेगी, इस तरीके से राउंड राउंड, तो ये इधर को घूमने लगेगी, देखो ऐसे ऐसे, इसका रोटेशन इस तरह होगा, यानी ये पुली ऐसे घुमाएगी और इधर से उधर के ये बेल्ट ऐसे ऐसे राउंड लेती रहेगी। ये मोटर है आपकी, ये क्या लगी, कोई मोटर लगी है, ठीक है। ये स्टैंड है, कुछ अलग स्टैंड है। ये हमारा कंस्ट्रक्शन का काम करेगा। ये हमारा वैन डी ग्राफ जनरेटर का कंस्ट्रक्शन यानी कि रचना तैयार हो गई। अब बात करते हैं क्रियाविधि। रचना में लिखना क्या है, अब मैं यहाँ लिखा नहीं रहा हूं, मैं समझा ले रहा हूं, आप यही सब लिखिएगा। कैसे लिखेंगे, हम कहेंगे कि वैन डी ग्राफ जनरेटर को बनाने के लिए दो पुली P1 व P2 होती हैं, जिनके ऊपर एक सिल्क की बेल्ट चढ़ी होती है। P1 का कनेक्शन एक मोटर से होता है। जब मोटर चलती है तो उसके कारण पुली P1 घूमती है और पुली P1 P2 आपस में सिल्क की बेल्ट से जुड़ी हुई है। अतः जब P1 घूमेगी तो P2 भी घूमने लगता है। जबकि कंगा C1 यानी कॉम्ब C1 डीसी स्रोत के धन स्रोत से जुड़ा है, डीसी की धन प्लेट से जुड़ा है, और डीसी की जो डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, बैटरी वगैरह, उसका जो ऋण सिरा है वो पृथ्वी से जुड़ा है, अर्थिंग या पृथ्वी या भू संपर्कित कुछ भी लिख दें। और सबसे ऊपर एक स्फीयर एस, अर्धगोला, इसको हम अर्धगोला कहेंगे। क्या कहेंगे, अर्धगोला। अर्धगोलाकार एक चालक होता है जिसे एस से रिप्रेजेंट किया गया है। ये दोनों कुचालक स्टैंड ए और बी पर, ये ए स्टैंड है, ये बी स्टैंड है, ए बी स्टैंड पर ढका होता है, रखा होता है, ठीक है भाई। अब इसके बाद देखिए, जब धन आवेश, अब चलिए वर्किंग समझाते हैं। यहां तक की रचना हो गई। रचना तो आप लिख ही लेंगे अपने आप, मैंने डिक्टेट कर ही दिया है, एक दो बार बार सुन के इसको लिख दीजिएगा अपने आप से। अब वर्किंग की बात करते हैं। तो देखिए, जब धन आवेश कंगे C1 की नोक पर आता है तो हम जानते हैं कि नोक पर आने के बाद आवेश, अत्यधिक आवेश घनत्व होने के कारण अपने आप हवा में आने लगते हैं, वायु में आ जाते हैं। तो यहां से आवेश यहां पर तैरने लगेंगे हवा में इसके पास, और चूंकि यहां से बेल्ट जा रही है तो जो हवा संपर्क में होगी बेल्ट के, वो बेल्ट के साथ चलने लगेगी। देखिए कभी ट्रक चलता देखा हो आपने, जब ट्रक चलता है तो उसके पीछे कागज है, धूल है, वो उड़ती है ना, साथ में चली जाती है, उसके साथ उड़ती हुई चलती है। वही स्थिति है, जब ये बेल्ट घूमेगी तो यहाँ हवा में जो आवेश है वो धीरे धीरे बेल्ट के साथ ऊपर की ओर चढ़ने लगेंगे। और जब कंगे C2 के पास ये पहुंचेंगे, कॉम्ब C2 के पास जब ये पहुंचेंगे तो वो भी नोकदार कॉम्ब है। मैंने पहले बताया कि अगर नोकदार कोई चालक है तो आसानी से आवेश छोड़ता भी हवा में और आसानी से वो ग्रहण भी कर लेता है। तो ये यहाँ से इससे ग्रहण करेगा, ठीक है, आवेश, और ग्रहण करने के बाद देगा तो अंतर वाली सतह को। लेकिन दूसरा सिद्धांत का फैक्ट जो था उसमें कहा था कि आंतरिक सतह पर गोले पे कभी भी आवेश संचित नहीं होता, फिर वो जाता कहाँ, वो बाहर सतह पर चला जाता है। तो धीरे धीरे करके देखिए बाहरी सतह पर धन आवेश स्टोर होने लगेगा। धीरे धीरे करके बाह्य सतह पर धन आवेश का विस्तार होता जाएगा, धन आवेश का मान बढ़ता जाएगा। इस प्रकार से हम 10 के घात 4 वोल्ट तक विभव प्राप्त कर सकते हैं, 10 के घात 4 वोल्ट तक डीसी प्राप्त कर सकते हैं। ये इसका आपका क्रियाविधि है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वैन डी ग्राफ जनरेटर उच्च विभव को प्राप्त कर सकता है और इसके द्वारा आयनों को त्वरित किया जा सकता है। ये वैन डी ग्राफ टॉपिक खत्म हुआ है। यहाँ से डीसी का एक तरीके से कह सकते हो समापन होता है। लास्ट में 2 पॉइंट और बता दे रहा हूं कि जो संधारित्र पढ़ायन के उपयोग क्या होते हैं। संधारित्र का उपयोग समझ लीजिएगा,
संधारित्र के उपयोग, एक और ये पॉइंट रह गया छोटा सा, इसको बता दे रहे हैं। यूजेज ऑफ कैपेसिटर, यूजेज ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, आप इसको डाल लीजिए। यूजेज ऑफ कैपेसिटर, यूजेज देख लीजिए कैपेसिटर के कहां कहां यूज होते हैं, क्या क्या ये यूज करता है। देखो पहले भी बता दिया था, जो संधारित्र होता है, कैपेसिटर होता है, वो एक तो ऊर्जा संचित करता है, आवेश संचित करता है, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज होता है। और साइंटिफिक स्टडी में देखिए पहला यूज आवेश संचय में, पहला प्रयोग क्या है इसका, आवेश संचय करने में। दूसरा प्रयोग क्या है, ऊर्जा संचय करने में, ऊर्जा संचय करने में। तीसरा प्रयोग क्या है, देखो किसी लैबोरेटरी यानी साइंटिफिक या वैज्ञानिक अध्ययन में और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में, ठीक है। इसके बाद चौथा जो फैक्ट है आपको ध्यान रखना है, वो साइंटिफिक स्टडी यानी वैज्ञानिक अध्ययन में, ठीक है, वैज्ञानिक अध्ययन में। ये सब इसके यूज हैं वैज्ञानिक अध्ययन में। इस तरीके से वैन डी ग्राफ जनरेटर टॉपिक खत्म हुआ है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरी तरह ये यूनिट फिनिश्ड हो गई है। अब हम लोग अगले वीडियो में केवल पूरी इस यूनिट के फार्मूले सीखेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल के वीडियो शुरू होंगे। नमस्कार।